बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये कोई सियासी मसला नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो मुलाजमीन बहाल हुए उन से मुतल्लिक एक फ़ॉलो अप है। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1 जून 2022 को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से तमाम महकमे, कारपोरेशन, डिपार्टमेंट्स को जो है वो एक ख़त लिखा गया है। और उस ख़त में वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर 2021 का जजमेंट है उस पर मनोअन अमल किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस वजह से महकमे, कारपोरेशन, डिपार्टमेंट, नियर अबाउट 72 महकमे, डिपार्टमेंट्स और कारपोरेशंस थी जिन्होंने अपने मुलाजमीन को निकाला था। और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आ गया। 17 अगस्त का एक हुक्म था जिसके मुशीर आलम का, जिसकी वजह से ये मुलाजमीन निकाले गए थे। और फिर इनकी बहाली का भी हुक्म आया 17 दिसंबर 2021 को। और उसके बावजूद इन मुलाजमीन को जो है बहाल नहीं किया जा रहा था, या जो मुलाजमीन बहाल हो चुके हैं उनकी जो सीनियरिटी है उसका सबसे बड़ा अहम इशू बना हुआ था। और इदारे जो हैं वो उनकी सीनियरिटी से मुतल्लिक परेशान भी थे। और क्योंकि चीज़ें उनमें अबहम था, क्लैरिफिकेशन नहीं थी, वज़ाहत या वाज़े चीज़ें उनको मंज़र पे नज़र नहीं आ रही थी। उसमें भी एक मामला यही है कि जो इदारों की मैनेजमेंट है, उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा नाअहलियाँ हैं, जिसकी वजह से ये मुलाजमीन सफ़र करते रहे। और अभी तक बहुत सारे इदारों में ये मुलाजमीन सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से वाज़े लेटर लिख दिया गया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2021 के फ़ैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। और अब उस फ़ैसले और उस ख़त के ज़रिए जो एक अभाम था उसको भी दूर कर दिया गया है। वो ये था कि इन मुलाजमीन की सीनियरिटी कब से काउंट होगी। आया इनकी असर नौ सीनियरिटी होगी, यानी कि 2021 से सीनियरिटी शुरू होगी, या जब ये मुलाजिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2008, 2009 या 2010-11 में ये तकरीबन मुलाजिम बहाल हुए थे, तब से इनकी सीनियरिटी का इतलाक़ होगा। तो ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग भी था और तवज्जो तलब भी था, और इसको हल भी होना चाहिए था। लेकिन अब ये मामला जो है वो हल हो चुका है। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के उस लेटर की रोशनी के अंदर एक चीज़ वाज़े होती है कि इन मुलाजमीन की जो भर्तियाँ थीं जिस दौर में हुई, तब से इनकी सीनियरिटी जो है वो काउंट होगी। यानी कि 1996 से ये मुलाजमीन जो हैं वो बहाल न सिर्फ बहाल बल्कि 1996 से ही जब इनको जॉब पे रखा गया था, तब से इनका पे स्केल भी उसी तरीके से रिवाइज़ होगा और इनकी सीनियरिटी भी उसी 96 से पिछले जितने अरसे के अंदर इनको निकाला गया, पॉलिटिकल रिवेंज का निशाना बनते रहे और मुतअद्दिद मरतबा तो इन बेचारों को निकाला गया। तो वो सारी चीज़ें अब इनकी प्रमोशन के अंदर काउंट होंगी। ये सबसे एक अहम चीज़ है, क्योंकि मोस्टली मुझे भी ये फ़ोन आते रहे और लोग पूछते थे कि हमारा जो सीनियरिटी है वो 1996 से काउंट होगा या अब से काउंट होगा, क्योंकि इदारों की जानिब से इस हवाले से बिल्कुल खामोशी थी। और उनके जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से ना कोई राय दे रहे थे, बल्कि जो राय भी दी उनसे उल्टा इनको नुकसान हो रहा था। मैं आपको बताऊँ, मुतअद्दिद इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको जूनियर कैडर में रीइंस्टेट किया, यानी कि जिस पे उनकी जॉब बनती थी, जो उनका जिस पोस्ट पे वो छोड़ के गए थे या उनको हटाया गया, ये 17 अगस्त वाले मुशीर आलम वाले जजमेंट से चाहिए कि जब तक ये चीज़ें वज़ाहत ना हो जाती उनको उसी कैडर पे या उसी पोस्ट पे बहाल किया जाता। लेकिन उनको बहाल तो किया गया, लेकिन जूनियर पे। और बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जिन्होंने इनके 2-2 ग्रेड इनको तनज़ली कर दी थी, जिसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इदारे, अब मैं क्या नाम लूँ, तो यूँ इन मुलाजमीन जो है वो मसाइल का शिकार थे। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे ऐसे भी इदारे हैं जैसे स्टेट लाइफ हो गया और इस टाइप के और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जिन्होंने उनकी मुस्तकिल अपॉइंटमेंट की बजाय उनको जो है वो एज ए इंटर्नी टाइप जो एक स्टेटस होता है उसके ऊपर बहाल करके जो उनकी सीनियरिटी थी वो भी खा गए
और जो उनको पे स्केल जो उनकी बनती थी वो भी 25,000 रुपये माहवार के ऊपर इनको बहाल किया, जैसे कि ये लोग नए हों, जैसे नई अपॉइंटमेंट या फ्रेश भर्ती होती है वो भी जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो इस टाइप का उन्होंने एक फार्मूला निकाल के इन मुलाजमीन को बहाल किए थे। तो इस वजह से ये मुलाजमीन बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार थे। ऑलरेडी 9-10 महीने उन्होंने सफ़र किया, फिर उनकी जो तनख्वाहें और वो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब एक का जो है वजाहत हो गई है और इट्स वेरी सिंपल कि अब इसमें कोई अबहम जो है वो नहीं बचा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से वाज़े तौर के ऊपर ख़त लिख दिया गया है और कहा है कि इनकी जो सीनियरिटी है या इनका जो पे स्केल बनेंगे वो 1996 से काउंट होंगे जब इनकी इनिशियल भर्ती हुई थी, यानी इनिशियल भर्ती के दिन से लेकर दरमियान में ये लोग जब नौकरियों से निकाले गए वो भी अब अरसा जो है वो काउंट होगा। और क्योंकि उसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है, ये चीज़ भी उससे वाज़े होती है कि इनकी बहाली का जो एक्ट है वो भी उड़ा दिया गया। तो अब जो आइन के अंदर री इंस्टेटमेंट का प्रोसेस है उसके तहत इनको री इंस्टेट किया जाए और उसके तहत जब ये मामलात देखे जाते हैं तो फिर इनकी सीनियरिटी, इनकी जो पोस्टिंग और या जो पे स्केल बनती है, जो पेंशन के मरात बनेंगी वो 1996 से जब इनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई थी तब से जो है वो ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है ख़ासकर उन तमाम बहाल मुलाजमीन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ इंसाफ की वजह से देख रहे थे और फिर वो इदारे जो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, अब उन की गलत इंटरप्रिटेशन भी इस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लेटर के बाद वो दम तोड़ गई है। तो इसी वजह से अब इदारों की जो यूनियंस हैं, जो CBAs हैं, जो कॉरपोरेशंस के अंदर मज़दूर यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस हैं, उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा एक्टिव रोल प्ले करें और इदारों के ऊपर दबाव डालें कि वो जो इनकी सीनियरिटी है वो 1996 से कंसिडर करे इस लेटर की रोशनी में या आइन के री इंस्टेटमेंट का जो प्रोसेस है जो आइन में दिया गया है उसके तहत। और इसके साथ साथ अगर इदारों की जानिब से ऐसा नहीं किया जाता तो एस्टेब्लिशमेंट के इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि फिर वो मुलाजमीन जो हैं वो किसी भी मुतलका फोरम से या कोर्ट ऑफ लॉ से जो है वो रजू कर सकते हैं। लेकिन ये जो नुक्ता है ना कोर्ट ऑफ लॉ से रजू करने का, ये फिर मतलब लिटिगेशन की तरफ धकेल सकता है इनको। तो इसी वजह से अब वो मुलाजिम जो बेचारे अपनी जमा पूंजी लुटा चुके हैं या बहुत सारे मुलाजिम ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं इस सारे अरसे के दौरान, तो वो किस तरीके से अब इन सारी चीज़ों को क्लेम करें। तो इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन इदारों की बनती है, उन इदारों के सरबराहों की बनती है, कॉरपोरेशंस में जो लोग बैठे हैं, जो जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और एस्टेब्लिशमेंट के डिवीज़न के इस लेटर की रोशनी में इन सारी चीज़ों को फ़िक्स करें और मुलाजमीन को मज़ीद ज़लील ख़ार होने से बचाएँ। लेकिन अगर किसी सूरत के अंदर ऐसा इदारों की जानिब से नहीं किया जाता या मसाइल जो हैं वो जूं के तूं रहते हैं, क्योंकि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी मैनेजमेंट जो है वो इतनी उसमें मतलब ज़ालमाना फ़ैसले उन्होंने किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी सही। और अगर अब वो अपने फ़ैसलों को अंडू करने में शर्मो आर महसूस करते हैं या कोई भी जो पॉलिटिकल होती है, सियासत होती है इदारों के अंदर, अगर वो आड़े आती है तो फिर कहीं इन मुलाजमीन को दोबारा अदालतों में धक्के न खाने पड़ें। तो इसी वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन इदारों की जो बहाली वाली तंजीम है उसकी भी बनती है, लेकिन इससे बढ़ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन इदारों के अंदर जो लेबर यूनियंस हैं, जो CBAs हैं, जो मज़दूर यूनियंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना एक्टिव रोल प्ले करें और इनको अब इंसाफ दिलाएं। क्योंकि जो एक अबहम था वो दूर हो गया, जो इदारों की जाने से गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही थी वो गलत इंटरप्रिटेशन अब ख़त्म हो गई है, तो एक चीज़ वाज़े हो गई है। तो इसी वजह से अब इदारों में बैठे हुए जो ये यूनियंस हैं या ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको चाहिए कि अपने इन मुलाजमीन को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये मुलाजिम जो हैं ऑलरेडी अपना सब कुछ इनका लुट चुका है और शायद इनके पास वो जमा पूंजी भी नहीं रही। और अब अगर इदारे इनके पे स्केल और ये चीज़ें फ़िक्स नहीं करते, इनकी सीनियरिटी के 96 से इनकी सीनियरिटी को तय नहीं करते,
तो फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट्स में आएगा या हाई कोर्ट में आएगा या किसी भी सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो इसी वजह से इन सारी लिटिगेशन से बचने के लिए इदारों के ऊपर दबाव जो है वो इस लेटर की रोशनी में और जो आइन का प्रोसेस है और या जो आइनी कमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए इदारों के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल ये इसके साथ साथ जो रिव्यू बोर्ड वाले हैं अगर वो बहाल नहीं हुए या उनको नहीं कर रहे तो वो भी काइंडली अपना करंट स्टेटस जो है वो हमें बता दें। इंशाल्लाह हम उस हवाले से भी अपनी आवाज़ फिर से उठाएँगे। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यही है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉलो भी करें और एट दी एंड कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।